बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, फ़लस्तीन और इज़राइल के दरमियान जंग के हवाले से आपको आज की सूरत हाल का अहवाल बता देते हैं। गाज़ा शहर खून से लाल, मरने वालों की तादाद 3000, ज़ख्मियों की तादाद 10,000। इज़राइल में 1400 लोग मारे गए जबकि ज़ख्मियों की तादाद 3000 से तजावुज़ कर गई है। इस वक्त जिस तरह की तस्वीरें, जिस तरह के मनाजिर गाज़ा फ़लस्तीन से आ रहे हैं, इंसान का जिगर छलनी होता है। दोस्तों चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। खून तसादुम इस वक्त जारी, शहर गाज़ा खून से लाल, मरने वालों की तादाद 3000 पहुँच गई है। ज़्यादातर बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं। ज़ख्मी 10,000। इज़राइल में मरने वालों की तादाद 1400 और ज़ख्मियों की तादाद 4000 पार कर गई। इस वक्त इज़राइल और फ़लस्तीन की फ़ज़ाएं सिर्फ खून की आवाज़ें दे रही हैं और दहशत हर तरफ धुआं। इज़राइल की बमबारी ने गाज़ा शहर को इस वक्त एक उस संगीन और पुरतशद्दुद सूरत हाल में तब्दील कर दिया है जिसको देखने से इंसान का दिल और दिमाग लर्ज़ जाता है, रूह कांपती है। नाज़रीन, आपको बता दें कि गाज़ा की तरफ इस्राइल इस वक्त चहलकदमी कर रहा है। हज़ारों की तादाद में अफवाज इस्राइल इस वक्त आगे बढ़ रही हैं गाज़ा की तरफ। लेकिन इधर दूसरी जानिब लिबनान से भी एक महाज खुल गया है। जी हाँ, जिस चीज़ का ख़तरा था वही हुआ इज़राइल के लिए। लिबनान साउदर्न जो एरिया है इज़राइल का, वहाँ से लिबनान ने रॉकेट्स और मिसाइल्स दागना शुरू कर दिए हैं और करीबन कई इजरायली फौजियों की जो है मरने की रिपोर्ट्स आ रही हैं। ताहम इजराइल ने ओपनली वार्न किया है लिबनान को कि अगर हिजबुल्लाह ने ईरान की हिमायत लेकर इजराइल पर हमला किया तो कहीं ना कहीं फिर सारे लिबनान को गाज़ा की तरह तबाह कर दिया जाएगा। ये इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर का कहना है। इधर दूसरी जानिब बहुत बड़ी खबरें ये आ रही है कि वली अहद जो है सऊदी अरेबिया के मोहम्मद बिन सलमान, उनसे आज एंटनी ब्लिंकन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, वजीर खारजा हैं अमेरिका के, वो मिले। लेकिन सऊदी अरब के बादशाह ने सीधे तौर पर उन्हें कहा कि इजराइल इस वक्त ज्यादती कर रहा है फ़लस्तीनियों पर। और आपको बता दें कि इधर दूसरी जानिब अमेरिका ने आज दूसरा जो वॉरशिप है वो इजराइल की तरफ रवाना किया है और इस वॉरशिप में कई एक फाइटर जेट्स भी शामिल हैं। रूस की बात करें तो रूस ने कहीं ना कहीं, रशिया का ये स्टैंड है कि वो 2 स्टेट सोल्यूशन चाहता है, जो मैंने कल के प्रोग्राम में आपको बताया था। यही चाइना का भी स्टैंड है। लेकिन कहीं ना कहीं रूस ने हिमायत की है हमास की। और दोस्तों, मैंने आपको कल भी कहा था कि लिबनान, अगर हम लिबनान की बात करें तो लिबनान में हिजबुल्लाह अगर इस जंग में आती है तो ये एक बहुत बड़ी जंग भी छिड़ सकती है। क्योंकि हिजबुल्लाह, आपको समझना होगा कि हिजबुल्लाह के पीछे सीधे ईरान का हाथ है। ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात ठीक नहीं है क्योंकि हिजबुल्लाह, थोड़ा सा लिबनान की पॉलिटिक्स को आपको समझना होगा। क्योंकि हिजबुल्लाह एक वो जमात है जो लगभग 1982 में बनाई गई थी ईरान की बैकिंग पे, और तब से हमास के, माफ कीजिएगा, इजराइल के साथ एक बहुत बड़ी जंग भी लड़ी जा चुकी है जिसका आज भी हिजबुल्लाह फख्र करती है कि उन्होंने इजराइल को हराया है। हिजबुल्लाह, आपको समझना होगा कि हिजबुल्लाह एक वो ग्रुप है जिसको यूरोपीय यूनियन भी कहीं ना कहीं तस्लीम करती है। यूरोपीय यूनियन इसकी मिलिट्री विंग को तस्लीम नहीं करती है, लेकिन इसकी पॉलिटिकल विंग जो हिजबुल्लाह की है उसको तस्लीम किया जाता है। लिबनान में ये इलेक्शंस भी लड़ते हैं। लिबनान की पॉलिटिक्स को आपको समझना होगा। लिबनान में कुल मिलाकर अगर हम लिबनान की हिस्ट्री की बात करें तो फ्रांस के कब्जे के बाद, दूसरी जंग अजीम के बाद लिबनान आज़ाद हुआ। लेकिन उसके बाद लिबनान में हुकूमत साजी के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर कई एक जो शराइत है वो रखे गए। लिबनान की आबादी का लगभग 25% हिस्सा जो है वो शिया पॉपुलेशन है और 25% जो है वो सुन्नी पॉपुलेशन है। इसके अलावा लिबनान में क्रिश्चियंस की, कैथोलिक क्रिश्चियंस की एक बड़ी पॉपुलेशन है और साथ ही साथ जो बाकी ग्रुप्स हैं तो उनकी भी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। लेकिन सरकार में, लिबनान की सरकार में 3 ग्रुप्स का एक बहुत बड़ा
हाथ होता है जिसमें शिया मुस्लिम की जानिब से प्रेसिडेंट हो, माफ़ कीजिएगा, शिया मुस्लिम की जानिब से स्पीकर होता है, और सुन्नी मुस्लिम्स की जानिब से प्राइम मिनिस्टर होता है, और क्रिश्चियंस की जानिब से प्रेसिडेंट होता है। तो इसी तरह से लिबनान की एक पॉलिटिक्स, लेकिन लिबनान उतना खुशहाल मुल्क नहीं है, जीडीपी के लिहाज से काफ़ी डाउन है, लेकिन लिबनान की जो हिजबुल्लाह तंजीम है वो बहुत ही ताकतवर तंजीम है, जिसको पैसा बाज़ाब्ता तौर पर ईरान से मिलता है। और अगर लिबनान की हिजबुल्लाह ने इस जंग में हमास की हिमायत दी, जिनका कहना है बाज़ाब्ता तौर पर लिबनान में हिजबुल्लाह का कहना है कि अगर इजराइल ने इनखिला के साथ साथ ज़मीनों पर कब्जा करना शुरू किया गाज़ा में, और उनकी फोर्सेस ने ग्राउंड इन्वेजन किया, तो यकीनी तौर पर हिजबुल्लाह सामने आएगी और हिजबुल्लाह जवाब देगी इजरायली फोर्सेस का। तो नाज़रीन, आपको समझना होगा कि किस तरह से इस वक्त जो सूरत हाल है वो काफ़ी तशवीशनाक बनी हुई है, और इजरायली फौज की गजा में ज़मीनी ऑपरेशन की तैयारी हो चुकी है। अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीजों के पास कोई महफूज ठिकाना नहीं है। इजरायली फौज गजा में ज़मीनी, फ़ज़ाई और समंदरी हमले के लिए मनसूबाबंदी कर रही है। इजरायली फौज की वार्निंग के बाद गजा शहर के 11 लाख शहरियों की जुनूब की तरफ नकली मकानी जारी है, जबकि इजरायली फौज ने ज़मीनी कार्रवाई भी शुरू की है। सबसे बड़ी खबर आ रही है कि ईरान के वजीर खारजा ने खबरदार किया इसराइल को कि अगर उन्होंने ज़मीनी लिहाज से अपनी फोर्सेस को गजा की तरफ बढ़ाया तो एक बहुत बड़े जल्जले के लिए इजराइल को तैयार रहना होगा। उन्होंने हिजबुल्लाह का इशारा दिया। इसका मतलब है कि 15 घंटे का अल्टीमेटम दिया है ईरान ने कि अगर इजराइल ने ज़मीनी लिहाज से गाजा के अंदर जाने की पेशकदमी की तो हिजबुल्लाह की जानिब से उनको एक बहुत बड़े जल्जले का सामना करना होगा। ईरान ने खबरदार किया कि गजा में इजरायली ज़मीनी हमले से मशरिक़ वुस्ता में तनाज़ात में इजाफा हो सकता है। इधर अमेरिका के मुताबिक जनूबी गजा में पानी की सप्लाई को बहाल कर दिया गया है, ये अमेरिका का दावा है। इजराइल की जानिब से जनूबी गजा के बड़े अस्पतालों को खाली करने का हुक्म दिया गया है। तो नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता की इस जंग में आज दिन भर क्या कुछ हुआ, आज दिन भर किस कदर सूरत हाल रही, हमने आपको आगाही दी, लेकिन इस वक्त हर 5 मिनट के बाद कहीं ना कहीं फ़लस्तीन में एक शहरी मारा जाता है। आपको बता दें कि इसराइल की जानिब से जो बमबारी की जा रही है उसकी वजह से तमाम जो दुनिया के बड़े बड़े ममालिक है वो तशवीश का इजहार कर रहे हैं। अब इस जंगबंदी को कैसे रोकना है, सऊदी अरब के साथ साथ तुर्किया और मशरिक़ वुस्ता के मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो इस वक्त बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ज़िम्मेदारी हर एक मुल्क पर इस वक्त है कि कहीं ना कहीं इस जंग को रोका जाए, क्योंकि अगर ये जंग नहीं रुकी, मैंने आपको कल के प्रोग्राम में भी बताया था कि अगर ये जंग नहीं रुकी तो शायद हिजबुल्लाह के बाद ईरान, ईरान के बाद कतर, कतर के बाद सीरिया, सीरिया के बाद लिबनान, तो मैंने पहले ही कहा, उसके बाद कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया और बाकी जो मशरिक़ वुस्ता के ममालिक हैं वो इस जंग में, क्योंकि उनको फ़लस्तीन के साथ खड़ा होना ही होगा, जिस तरह से मिडल ईस्ट में आज तक देखा गया है। और इजराइल को ये जंग शायद महंगी भी पड़ सकती है अगर इजराइल ने कहीं ना कहीं इस वक्त इस जंग को रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि चीन की जानिब से एक बहुत बड़ा बयान आया है कि चीन ने कहा है कि अमेरिका को इस वक्त जिम्मेदाराना रवैया अपनाना होगा, क्योंकि आपको समझना होगा कि जिस तरह से अमेरिका ने एक और जो अपना बहरी जहाज़ है जो बाज़ाब्ता तौर पर हथियार से लदा हुआ है वो इजराइल की जानिब भेजा, तो उससे रशिया की कहीं ना कहीं नींद जो है वो उड़ गई है, क्योंकि रशिया ने अपने सिस्टम को अलर्ट पर रखा है। और इसी से ये इशारे मिलते हैं कि कहीं ना कहीं ये जंग शायद आलमगीर जंग भी हो सकती है, अगर इसमें 2-3 प्लेयर्स जो हैं अगर उन्होंने एक कलीदी किरदार अदा नहीं किया, जिसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त अमेरिका, रूस और चीन, क्योंकि ये दुनिया के 3 वो बड़े मुल्क हैं जो शायद निस्ब से ज़्यादा दुनिया पर कंट्रोल करते हैं और दुनिया की तकदीर के हवाले से फैसले करते हैं। अब इन ममालिक पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि नहते फ़लस्तीनियों को इस वक्त किसी न किसी तरह से इजराइल की बमबारी से बचाया जाए। और जिस तरह से
حماس نے پہلے آج چونکہ 9واں روز ہے اس جنگ کا، حماس نے پہلے اسرائیل پر حملہ کیا، اندھا دھند جو حماس کی جانب سے جو راکٹس اسرائیل کی سرزمین پر پھینکے گئے اور داغے گئے، جس میں قریباً ہزاروں کی تعداد میں اسرائیلی جو لوگ ہیں ان کی بھی جانیں چلی گئی، لیکن درجواب پھر اسرائیل نے جو کچھ کیا وہ اس وقت پوری دنیا کے لیے اور پوری دنیا کے سامنے اور پوری دنیا کو دیکھنا چاہیے کہ اگر حماس نے حملہ کیا لیکن کیا اسرائیل کا جوابی حملہ اور اتنا بڑا حملہ جائز ہے، جس میں ہزاروں کی تعداد میں اس وقت جو عام فلسطینی ہیں وہ مارے جا رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا کشمیر کراؤن دیکھنے کے لیے۔